नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी पूरे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, साथ ही कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं, उसके पीछे की वजह को भी समझते हैं और शो के अंत में आपको बताते हैं उन ट्रिगर्स के बारे में जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट ने ऑपरेशन शुरू करने के लिए बैंकों से अतिरिक्त 400 से 600 करोड़ रुपए की मांग की है। गोफर्स्ट ने बुधवार को क्रेडिटर्स की कमेटी यानी सीओसी को अपना ये प्रस्ताव सौंपा है और शुक्रवार तक बैंक गोफर्स्ट के इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। कंपनी जुलाई से अपनी उड़ानों का संचालन शुरू करने की योजना बना रही है। इस कंपनी की 22 विमानों के जरिए रोजाना 78 उड़ानें शुरू करने की योजना है। हालांकि नियामक मंजूरियों समेत उड़ानें दोबारा शुरू करना कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि 2 मई को कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था और 3 मई से गो फर्स्ट की उड़ानों पर रोक लगी हुई है और अब उड़ानों को 25 मई तक रद्द कर दिया गया है। दूसरी खबर, अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता तमिलनाडु में अपना कॉपर प्लांट को बेचने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट को बेचने की डील के लिए 4,500 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हो सकता है। कंपनी ने जून 2022 में इस कॉपर मेटल प्लांट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई मांगे थे, लेकिन उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था क्योंकि ये प्लांट पिछले 5 साल से बंद पड़ा है और अब तमिलनाडु के इस प्लांट को बेचने की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। कंपनी ने संभावित बिडर्स की तलाश के लिए बैंकर से संपर्क किया है। वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 12 जून को प्लांट को दोबारा शुरू करने की गतिविधियों के लिए ईओआई मांगे थे। तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश के बाद प्लांट को बंद कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अगस्त में इस मामले में आखिरी फैसला आने की उम्मीद है। तीसरी खबर, कर्ज में डूबी सूरत की टेक्सटाइल कंपनी सुमित इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए 5 कंपनियां आगे आई हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की भोलाराम पेपर्स एंड पावर, महाराष्ट्र की भिलोसा इंडस्ट्रीज और भूमि टेक्स इंडस्ट्रीज के अलावा गुजरात की जीलोन इंडस्ट्रीज और ईगल ग्रुप शामिल हैं। गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोलकाता के चैटर्जी ग्रुप की एमसीपीआई ने भी सुमित इंडस्ट्रीज में दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि बाद में दोनों ही कंपनियों ने बोली नहीं लगाई है। चौथी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल ने कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस के उत्तर भारत में विस्तार की घोषणा की है। आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस ब्रांड के तहत अब कंपनी की ओर से एफएमसीजी उत्पादों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी बेचा जाएगा। आरसीपीएल ने सबसे पहले दिसंबर 2022 में अपने इस ब्रांड को गुजरात में लॉन्च किया था। पांचवी खबर, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज यानी पीएफएस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पवन सिंह को भारतीय रिजर्व बैंक ने छुट्टी पर भेज दिया है। पवन सिंह को जनवरी 2023 में शेयरधारकों की सहमति से बोर्ड के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। पवन सिंह के ऊपर कई तरह की अनियमितता का आरोप है। आपको बता दें कि पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में खामियों के आरोपों से जूझ रही है। कंपनी में पिछले 1.5 साल में कई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। 19 जनवरी 2022 से पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज जांच के दायरे में है। छठी खबर, 12 जून की शाम को आए सेबी के अंतरिम ऑर्डर के बाद से जी एंटरटेनमेंट को लेकर हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट सामने आ रहा है। गुरुवार को खबर आई कि जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा है कि जी सोनी का मर्जर होकर रहेगा, भले ही वो सीईओ के पद पर रहें या नहीं। उन्होंने कहा कि सोनी के साथ जारी बातचीत में उन्हें कहीं से भी इस मामले में ढुलमुल रवैये की संकेत नहीं मिल रहे हैं। उनका कहना है कि विलय की औपचारिकताएं सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इस बीच सोनी की ओर से बयान आया है कि वो सेबी के बयान को गंभीरता से ले रहे हैं और मर्जर पर असर डालने वाले हर डेवलपमेंट पर उनकी नजर है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने कहा है कि पूंजी मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से पारित निर्देशों के बाद जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का विलय खतरे में है और मर्जर को लेकर अनिश्चितता के चलते शेयर पर कोई लक्ष्य वो नहीं दे रहे हैं। सातवीं खबर, मौजूदा समय में जब बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई कमर्शियल बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जोर दे रहा है, तो ऐसे समय में 11 सरकारी बैंकों में से 6 में अभी भी कोई गैर कार्यकारी चेयरमैन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पदों में से कुछ तो 2 साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हुए हैं। फिलहाल यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई गैर कार्यकारी चेयरमैन
नहीं है। 2015 में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक पदों को विभाजित करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कभी भी पार्ट टाइम चेयरमैन नहीं थे। आठवीं खबर, उबर टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि कंपनी अपने रिक्रूटमेंट डिवीजन में 200 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। इस छंटनी के पीछे लागत को घटाना वजह के रूप में बताया गया है। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से हाल ही में माल भाड़ा सर्विस डिपार्टमेंट से भी 150 लोगों की छंटनी की गई थी। मौजूदा समय में कंपनी के दुनिया भर में 32,700 कर्मचारियों में से 1% कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित होंगे। उबर ने मई में कहा था कि कंपनी इस साल एबिडा पॉजिटिव होने यानी कामकाजी मुनाफा हासिल करने की राह पर है। 2020 के मध्य में महामारी की शुरुआत से उबर ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 17% की कटौती की है। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझते हुए चलते हैं। पहली खबर, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी का शेयर गुरुवार को शुरुआती कुछ मिनटों में 7% तक उछल गया था। हालांकि दिन के दौरान शेयर में बिकवाली का दबाव बना और क्लोजिंग करीब 2% की कमजोरी के साथ हुई। शुरुआती मिनटों में आए उछाल के पीछे वजह थी बड़ी ब्लॉक डील, जिसमें पीई फर्म कार्लाइल की ओर से हिस्सा बिक्री की खबरें हैं। दरअसल कार्लाइल की डिलीवरी में अपना पूरा 2.53% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बेचने की योजना थी, जिसका बेस प्राइस 385 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था। बीएसई पर हुए सौदों के मुताबिक शुरुआती 2 घंटों में इस कंपनी के 1 करोड़ 80 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो कि 2.5% हिस्से के बराबर है। इस ब्लॉक डील के जरिए कार्लाइल को 709.5 करोड़ रुपए की रकम मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि कार्लाइल ने इस कंपनी में 2017 में $10 करोड़ और 2019 में $39.5 करोड़ का निवेश किया था। मई 2022 में डिलीवरी का आईपीओ आया था, जिसमें कार्लाइल ने अपना 7.16% हिस्सा बेचकर 5,235 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। दूसरी खबर, बेंगलुरु की ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी सेंसेरा इंजीनियरिंग के शेयर में गुरुवार को 9% तक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि क्लोजिंग करीब 3% की मजबूती के साथ देखने को मिली, पर दिन के दौरान शेयर ने 914 रुपये 55 पैसे की अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। शेयर में उछाल आया बड़ी ब्लॉक डील होने के बाद। बाजार में पीई फर्म्स और कुछ कंपनियों के प्रमोटर्स की तरफ से एक के बाद एक ब्लॉक डील्स हो रही हैं। जहां तक सेंसेरा इंजीनियरिंग की बात है तो इस कंपनी के 835 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 74,53,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी के करीब 14% हिस्से के बराबर है। इस ब्लॉक डील में खरीदारी और बिकवाली के बारे में तो जानकारी नहीं आ पाई, पर एबिन और CVCIGP2 एम्प्लॉइज एबिन की ओर से कंपनी की 14.1% हिस्सेदारी बेचने की खबरें थी, जिसकी वैल्यू 627.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसमें से एबिन की ओर से 47.77 लाख शेयर या 9% हिस्सा और CVCIGP2 एम्प्लॉय एबिन की ओर से 26,76,000 शेयर या 5.1% हिस्सा बिक्री होने वाली थी। इस हिस्सा बिक्री या ब्लॉक डील का ऑफर प्राइस 799 रुपये 85 पैसे से लेकर 841 रुपये 95 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था। तीसरी खबर, शुगर सेक्टर एक बार फिर से फोकस में है। गुरुवार 22 जून को शुगर सेक्टर से जुड़े शेयरों में काफी हलचल देखने को मिली। दालमिया शुगर, धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, बजाज हिंदुस्तान और श्री रेणुका शुगर्स के शेयरों में गुरुवार को 2.25% से 7.5% तक का उछाल देखने को मिला है। दरअसल इसके पीछे वजह है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में हाल में आई शुगर फ्यूचर्स में तेजी। पिछले कुछ हफ्ते में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और कीमतें कई हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। दुनिया भर में शुगर की सप्लाई में कमी के चलते अप्रैल 2023 में तो शुगर कीमतें 11 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई थी और अब एल नीनो की वजह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, जिससे चीनी के उत्पादन पर असर हुआ है, जिससे कीमतें फिर बढ़ रही हैं। दरअसल एल नीनो के चलते टिपिकली ब्राजील में बाढ़ की स्थिति बन जाती है और भारत में बारिश में कमी हो जाती है, जिससे इन दोनों देशों में चीनी उत्पादन पर भारी मात्रा में असर होता है। चौथी खबर, दिग्गज फार्मा कंपनी लुपिन के शेयर में गुरुवार को करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिली और एक समय तो शेयर दिन के दौरान 835 रुपए तक भी लुढ़क गया था और क्लोजिंग करीब 3% की गिरावट के साथ हुई। दरअसल इस गिरावट के पीछे वजह है ब्रोकरेज हाउसेज की ओर से शेयर पर मंदी का नजरिया। बर्नस्टीन, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और जेफरीज, इन तीनों ब्रोकर्स ने शेयर पर क्रमशः इक्वल वेट, रिड्यूस और अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। बर्नस्टीन और जेफरीज ने लुपिन के शेयर पर 660 रुपए का लक्ष्य दिया है। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 815 रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि कोटक की ओर से लक्ष्य में 715 रुपए से बढ़ाकर 815 रुपए किया गया है। बर्नस्टीन का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 के अनुमानित ईपीएस के हिसाब से शेयर
25 गुना के पीई मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो कि सन फार्मा से भी ऊंचे हैं। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि स्पिरिवा के जेनरिक का असर शेयर में आ चुका है और यहां से अपसाइड की गुंजाइश काफी कम है। वहीं जेफरीज का भी मानना है कि वैल्यूएशन इस शेयर के काफी महंगे हैं। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, चलते चलते आपको बताते हैं कि शुक्रवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले फेड चेयरमैन जेरोम पावेल, जिनका अमेरिकी संसद में बयान चल रहा है, ये 2 दिन तक चलने वाला है, 21 और 22 जून, यानी कि दूसरा दिन है जब वो संसद में अपनी टेस्टिमनी देंगे। क्या बयान आते हैं उनकी ओर से? ब्याज दरें में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा, ये वो कह चुके हैं, लेकिन अब उनकी ओर से क्या बयान आते हैं ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही पीएम मोदी का यूएस का दौरा चल रहा है, 4 दिन का यह दौरा है जो कि 21 से 24 जून तक चलेगा। 22 जून को क्या अपडेट्स आते हैं, इस पर बाजार की नजर रहने वाली है। साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी बैठक, इसका जो फैसला है जिसमें ब्याज दरें फिर से बढ़ा दी गई हैं, ब्याज दरें बढ़ाकर 15 साल की ऊंचाई पर कर दी गई हैं, उसका फैसला, उसका जो असर है वो यूके के मार्केट्स और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स पर कैसे होता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। 23 जून की जहां तक बात है तो टाटा कंज्यूमर, ये स्टॉक काफी ज्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि इसके जो जीडीआर है यानी कि जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं वो डीलिस्ट होने वाले हैं 2 एक्सचेंजेस से, एक लंदन स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से इनके जीडीआर की डीलिस्टिंग होने वाली है। शिल्पा मेडिकेयर, ये भी फोकस में रहेगा, इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है जिसमें राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें निवेश करने का आखिरी दिन है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको 23 जून का दिन ध्यान में रखना होगा। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज, इसका आईपीओ खुला हुआ है, इसका आखिरी दिन 23 जून यानी शुक्रवार को है। तीसरे दिन अगर आप देखें तो 5 बजे तक इस आईपीओ में करीब 88% के आसपास का रिस्पांस देखने को मिला है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 555 से 585 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। 23 जून को अगर आप देखें तो 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके डिविडेंड की घोषणा हुई थी और 23 जून उस डिविडेंड की एक्स डेट है, यानी कि उस डिविडेंड का शेयरों के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। उसमें पीएनबी का शेयर है, टोरेंट फार्मा ये एक शेयर है, उसके साथ साथ जीएचसीएल और दालमिया भारत, ये कुछ 4 नाम हैं जिनके डिविडेंड की एक्स डेट है, शेयरों में उसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो चीन के बाजार दूसरे दिन बंद रहेंगे, इनका ड्रैगन बोट फेस्टिवल चल रहा है जिस वजह से चीन के बाजार बंद रहेंगे, तो उसका ग्लोबल मार्केट के हिसाब से एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। तो बस कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा और इससे आपको दिन भर का कॉर्पोरेट्स का और साथ ही साथ स्टॉक्स का भी पूरा अपडेट मिल गया होगा। तो शुक्रवार 23 जून को आपसे फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।